कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है। आज का दौर कुछ ऐसे ही चल रहा है। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बाद सबसे पहले कोई भी आदमी उसके पास होता है तो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाता है या फोटोग्राफ्स उतार लिया करता है। इस फोटोग्राफ्स को या वीडियो को बनाकर वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया करता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इसी बीच में एक लड़की अचानक से आ जाती है। उस लड़की ने उन दोनों व्यक्तियों को आपस में आपत्तिजनक स्थिति में देखा, साथ ही उन्हें संबंध बनाते हुए देखा। उसके बाद उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद उसने उनका फोटोग्राफ्स भी लिए और साथ ही उनका वीडियो बनाया। हालांकि ये बात उसने किसी से जाहिर नहीं की, ना ही किसी को जाहिर होने दी कि उसने उनका वीडियो बनाया है और उसका फोटोग्राफ्स लिया है। लेकिन ना जाने क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पोल है वो खुल चुकी है और इसी बात पर, इसी वजह से एक कत्ल होता है। कत्ल इतना भयानक होता है, जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उस महिला ने इतने शातिर तरीके से एक नहीं डबल गेम खेल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत, और इसी बागपत का एक गांव लगता है सिसाना। बात कर रहा हूं 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास, जब लोग अपने खेतों की तरफ निकल रहे थे, जा रहे थे, तो गांव के जो शमशान घाट हैं, शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर एक कूड़ा घर बनाया हुआ था। एक 4 दीवारी उसकी थी। लोग ज्यादातर अपना कूड़ा उसी में डाला करते थे। इसी बीच में जब लोग जा रहे हैं, जाते जाते लोगों को कुछ दुर्गंध आ रही थी, बदबू सी आ रही थी। अब उनमें से किसी ग्रामीण ने उस कूड़े घर की तरफ झांक कर जब देखने की कोशिश की तो उसमें आग लग रही थी। एक सूटकेस रखा हुआ है, सूटकेस के अंदर आग लग रही थी, और जैसे ही उसने और करीब से झांकने की कोशिश की, तुरंत ही देखा कि एक महिला की लाश है जो जल रही है, उसमें आग लग रही है। इसी बीच में उसने अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है, फोटो भी लेता है, और फोटोग्राफ्स वीडियो लेने के बाद फिर जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। जैसे ही उसकी चीखें, उसके शोर सुनते हैं जो आसपास के गांव थे, वहां तक भी ये बात पहुंच जाती है। क्योंकि अब बात भी केवल सिसाना गांव में नहीं थी, बल्कि सिसाना गांव से 2 आसपास के जो गांव थे वहां तक पहुंच जाती है। लोगों को लगा कि पता नहीं किसी की बेटी या किसी की बहू को मार के हत्या करके उसकी सूटकेस के अंदर शव रखते हैं, शव में फिर आग लगा देते हैं। कौन है? सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस तक बात पहुंच नहीं रही थी। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर फोन किया। जब 112 नंबर से सफलता नहीं मिलती है तो नजदीकी पुलिस चौकी को फोन किया जाता है। उनसे बताया जाता है कि सिसाना गांव के एक कूड़े घर के अंदर एक बॉडी जल रही है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रही थी, जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का, उस वीडियो को वायरल भी किया जाता है, उन फोटोग्राफ्स को वायरल किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई पुरुष ये आके बता सके कि ये उसकी बेटी है या उसकी बहू है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि आखिरकार कौन है। अब आसपास के जितने भी गांव थे या पूरा बागपत है, हर किसी की एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की कौन थी, किसने इसकी हत्या की है, किसने आकर इसको यहां जलाया है। इस तरह के सवाल थे। इन सवालों का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि ग्रामीण भी जानना चाहते थे, और हर किसी की उत्सुकता होती है। पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत हासिल नहीं आ रहा था, ना ही किसी ने आकर ये दावेदारी की कि उनकी बेटी है या बहू है। तो पुलिस आखिरकार अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ सर्विलांस टीम को भी बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, और पुलिस की जो कई अन्य टीमें होती हैं वो भी आकर यहाँ पर, फिंगरप्रिंट वाली टीम, ये सभी टीम आकर यहाँ जांच पड़ताल करती हैं। लेकिन कोई सफलता जब नहीं मिलती तब पुलिस को ये एक सूचना मिलती है कि फला रास्ते पर एक जगह एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां से शायद आपको कुछ राहत मिल सके। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया है तो उसमें हरियाणा के एक नंबर प्लेट की गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर, जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को निकाला। निकालने के बाद उसे देखा, आसपास के गांव के लोगों से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है या किसी रिश्तेदार की है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर दावेदारी नहीं की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे रिश्तेदार की है या फिर हमारे घर पे खड़ी होती है। उस गाड़ी पे जो हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था, पुलिस ने उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। वहां जाने के बाद गाड़ी मालिक से बातचीत करती है, और गाड़ी मालिक से जब बातचीत की जा रही थी तब गाड़ी मालिक कहता है कि इसकी गाड़ी, यानी कि 1 नवंबर 2023 को उसका एक रिश्तेदार होता है, उसका रिश्तेदार इस गाड़ी को मांग कर ले गया था। अब पुलिस ने उस पवन की तलाश करना शुरू कर देती है। उस रिश्तेदार का नाम पवन होता है। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश की, उसका एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालनी शुरू की है, उसकी सीडीआर निकलवाने की कोशिश की है, तो वो कई लोगों के संपर्क में होता है। ना केवल संपर्क में होता है बल्कि उसकी लोकेशन भी यहीं की पाई जाती है, इसी घटना इसलिए पाई जाती है। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। उसकी लोकेशन थी, एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी। और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, तो उसकी गोली टांग में लग जाती है, और जैसे ही गोली टांग में लगती है गिर जाता है।
उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यहां पर उसका उपचार भी होता है, साथ ही उससे पूछा जाता है कि पूरा माजरा क्या है। जब पूरा माजरा बताने की बात आती है तो उसकी जो सीडीआर निकल के आती है उसमें एक शिखा नाम की महिला होती है, उसके बातचीत उसका सिलसिला उसमें जारी था। साथ ही शिखा की बातचीत होती थी विवेक चौहान से। पुलिस ने इन दोनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली जो लड़की थी जिसकी बॉडी जलाई गई थी उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि एक नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। अब इसके बारे में जब पड़ताल की जाती है, साथ ही शिखा हो, विवेक उर्फ मनीष चौहान हो या फिर इस पवन से बातचीत हो, अब जब इनसे बातचीत की जा रही थी तब कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 45 का गांव सदरपुर लगता है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह होता है, जो कि पूर्व प्रधान हुआ करता था किसी दौर में। उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम हर्षवर्धन होता है, और हर्षवर्धन को एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम मनीष उर्फ विवेक चौहान होता है, जबकि उसकी बेटी का नाम होता है मनीषा चौहान उर्फ मिनी। ये बहुत अमीर फैमिली थी, करोड़पति लोग होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था। नियति जो थी कुछ इस तरह की थी कि जो हर्षवर्धन होता है उसको कैंसर हो जाता है और साल 2011 में कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। अब उसका बेटा और बेटी बचते हैं। बेटी उस वक्त 10 साल की थी और इसी बीच में मरने से पहले, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत बहुत जल्दी आएगी, तभी उसने अपनी एक वसीयत बनाई और वसीयत में साफ साफ लिखवा दिया, मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी जमीन जायदाद है, जो भी कुछ है, वो बेटा और बेटी में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और जैसे ही वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले होश फाख्ता होते हैं इस मनीष उर्फ विवेक चौहान के। आधी जमीन यानी कि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम पहुंच जाएगी और बेवजह पहुंच जाएगी, इसलिए वो अपनी बहन से खफा रहने लगा। लेकिन उसकी बहन अभी 10 साल की थी, लेकिन बहन ने मेहनत की, पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास होने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसके भाई की शादी हो जाती है। विवेक चौहान की सोनीपत की रहने वाली शिखा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। उसे लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिखा का पूर्व में ही, शादी से पहले ही, एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर होता है और उसके साथ उसकी आपत्तिजनक स्थिति में कभी उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बहुत गहरे रिश्ते में थे वो। तो ये जिंदगी ऐसे ठीक ठाक चल रही थी और ये मनीषा अपने घर छोड़ के चली जाती है। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि मनीषा अपनी संपत्ति से हक जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए शिखा को यह बात परेशान करती थी। साथ ही विवेक को भी यह बात परेशान करती थी, लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का यानी कि शिखा का शादी से पहले ही पवन कुमार के साथ अवैध संबंध है, उसके साथ वो शारीरिक रिश्ते में बंधी हुई है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये मनीषा अपने भाभी के पास जब आती है, अपनी भाभी को ही उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, साथ ही उसका वीडियो बनाती है, उसके फोटोग्राफ्स ले लेती है, लेकिन इस बात का कभी किसी से जिक्र नहीं करती और किसी से कुछ कहती नहीं है, अपने काम से काम रखती थी। वो लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड, होशियार लड़की थी, सब लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। वक्त आगे बढ़ रहा था, शिखा को लगता है कि ऐसा ना हो उसकी पोल पट्टी खुल जाए, उसके रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो उसका जो पति है उसको छोड़ देगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। इसी बीच शिखा ने अपने पति विवेक से एक प्लान किया और उसे कहा कि क्यों ना इसे मनीषा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो सारी की सारी संपत्ति जिसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, सबकी सब संपत्ति उसकी खुद की हो जाएगी और जैसी संपत्ति खुद की होगी लाइफ एकदम मस्त कटेगी, बढ़िया कटेगी। और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इस लड़की को 31 अक्टूबर 2023 को इससे बातचीत करते हैं। उस दिन हालांकि झगड़ा भी होता है, लेकिन इसे खुशामद रामद करके कहते हैं कि करवा चौथ का त्योहार है, तुम्हें घर पे होना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। यानी कि 1 नवंबर 2023 को इस लड़की को घर पे बुलाया जाता है और इस घर में मौजूद होता है पवन, क्योंकि वो शिखा का प्रेमी था और इस बात का विवेक को बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस दोनों का अफेयर है। और ये दोनों चारों मिलकर आपस में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था और जैसे ही उसने नशीला पदार्थ का सेवन किया, उस खाने के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इन तीनों के लिए यानी कि शिखा, उसके पति विवेक और उसके प्रेमी पवन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद एक सूटकेस का इंतजाम किया जाता है। ये सोच रहे थे यदि आसपास में इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को बहुत जल्दी इस घटनाक्रम के खुलासे में आसानी हो जाएगी, इसलिए कहीं दूर जाकर इसकी बॉडी को फेंक के आते हैं। लेकिन कैसे फेंकें? सूटकेस का जब इंतजाम किया जाता है तो उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि टुकड़े से मतलब कि उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है, तोड़कर उस सूटकेस में फिट कर लिया जाता है। और फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार थी स्विफ्ट डिजायर, उस कार की में इस बॉडी को रखा जाता है। और रखने के बाद यहां से लगभग 73 किलोमीटर दूर बागपत का एक सिसाना गांव लगता है और सिसाना गांव में जाकर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह के 4 बज जाते हैं वहां पहुंचते पहुंचते, इसलिए उन्होंने शमशान के पास एक कूड़ा घर होता है जो 4 दीवारी थी, ज्यादा उसकी हाइट नहीं थी, और उसी कूड़े घर में उस
सूटकेस को डालकर ऊपर से पेट्रोल डाल दिया जाता है बड़ी मात्रा में, और जैसे ही वो पेट्रोल से में आग लगती है तो बहुत तेजी के साथ वो आग धू धू कर जलने लगती है। तो उन्हें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा देर वहां पर रुके नहीं थे, टिके नहीं थे, और कुछ देर के बाद वहां से गाड़ी लेके चले जाते हैं। लेकिन वो गाड़ी, उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, और गांव वालों को अगले ही दिन जब दुर्गंध आती है, तब तक वैसे शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था, लेकिन पुलिस को जब बताया गया, पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ने डबल गेम खेला, यानी कि अपनी भी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो न केवल उसकी इज्जत तार तार होती है, बल्कि पूरे समाज को रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। और यह भी पता चल जाता है कि विवेक अपनी बहन की हत्या करने के लिए, अपनी करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर कभी भी ऐसा लगे तो आपको कम से कम पुलिस का सहारा लेना चाहिए। इस लड़की के साथ साल 2011 से जब इसके पिताजी खत्म हुए थे, तभी से इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था, और इसको भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी न किसी से ऐसी बातें करनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के जो एसपी हैं, जिनका नाम अर्पित विजय वर्गीय है, साथ ही डीएसपी युवराज सिंह का इनका बहुत ही शानदार रोल रहा है। उन्होंने बहुत कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। दोस्तों, जाते जाते आज दीपेश चौधरी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मोहम्मद शकील, तस्लीम खान, मनीष पासवान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुवेदीन खान, शौकीन सलमानी सरफराज, अमित कुमार, काशिफ अली, ऋषि भाटी, मोहम्मद अरशद अनवर, अरविंद रॉय, आशु मलिक, यशपाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।